नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो जानकारियां हैं उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि 2026 का कैलेंडर राजनीति के बड़े बड़े मैचों से भरा पड़ा है। बिल्कुल। एक तरफ देखिए, महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनावी दंगल है जो किसी लोकसभा चुनाव से कम नहीं होता। हाँ, सही बात है। तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा का महाकुंभ, मतलब दिमाग ही चकरा जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस उलझी हुई तस्वीर को थोड़ा साफ किया जाए और ये समझा जाए कि इन सब के मायने क्या हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ अलग अलग राज्यों के चुनाव नहीं है। अगर आप थोड़ा दूर से देखें तो ये भारतीय राजनीति के एक बहुत बड़े सवाल का जवाब देंगे। कौन सा सवाल? सवाल ये है कि क्या 2026 वो साल होगा जब राष्ट्रीय पार्टियां, खासकर बीजेपी, क्षेत्रीय ताकतों पर हावी हो जाएंगी, या फिर ये वो साल होगा जब क्षेत्रीय दल और मजबूती से पलटवार करेंगे और कहेंगे कि दिल्ली अभी दूर है। अच्छा। राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा और क्षेत्रीय अस्मिता की एक, आप कह सकती हैं, जबरदस्त टक्कर होने वाली है। क्या बात है, आपने तो पूरी चर्चा को एक ही लाइन में समेट दिया। तो इसी फ्रेमवर्क को लेकर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा की बात करें तो सबसे पहले जहन में बीजेपी का ही नाम आता है। उनके लिए 2026 में दांव पर क्या लगा है? हमारे स्रोत असम में जीत की हैट्रिक और पुडुचेरी में सरकार बचाने की चुनौती का जिक्र तो करते हैं, लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? नहीं, वो तो बस शुरुआत है। असम और पुडुचेरी तो बीजेपी के लिए, आप कह सकते हैं, होमवर्क जैसा है। उन्हें उम्मीद है कि वो ये कर लेंगे। हालांकि असम में गौरव गोगोई के नेतृत्व में कांग्रेस पहले से ज्यादा मजबूत दिख रही है, लेकिन बीजेपी का असली इम्तिहान, उनकी असली अग्नि परीक्षा, वो पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत के राज्यों में होगी। अच्छा। बंगाल को ही देखिए, सालों से बीजेपी वहां अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, लेकिन वो ममता बनर्जी की दीवार को भेद नहीं पा रही है। 2021 में भी 200 पार का नारा दिया गया था, पर नतीजा सबके सामने है। पार्टी अभी भी वहां नंबर 2 पर अटकी हुई है। लेकिन इस बार क्या अलग हो सकता है? मतलब बीजेपी की रणनीति में क्या कोई बदलाव दिख रहा है? वो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा तो हमेशा उठाते हैं। मुद्दा तो वही है, लेकिन ममता बनर्जी ने उसका एक तरह से तोड़ निकाल लिया है। वो हर बार बीजेपी के इस नैरेटिव को बंगाली अस्मिता पर हमला बता के काउंटर करती हैं। वो कहती हैं कि ये बाहर के लोग आकर बंगाल की संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं, और सच कहूं तो ये बात काम करती है। हाँ, और वोट बैंक का भी तो खेल है। बिल्कुल। ऊपर से उनका मजबूत मुस्लिम वोट बैंक है। तो बीजेपी के लिए चुनौती सिर्फ ममता को हराना नहीं है, बल्कि इस सांस्कृतिक और भावनात्मक किले को तोड़ना है, जो बहुत मुश्किल काम है। और यही चुनौती दक्षिण भारत में और भी बड़ी हो जाती है ना। ये सवाल हमेशा उठता है कि उत्तर भारत की तरह मोदी का जादू दक्षिण में क्यों नहीं चल पाता? क्या ये सिर्फ भाषा का अंतर है या मामला कुछ और गहरा है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मामला सिर्फ भाषा का नहीं है। ये दो अलग अलग पॉलिटिकल ग्रामर, मतलब राजनीतिक व्याकरण का टकराव है। राजनीतिक व्याकरण, ये दिलचस्प है। देखिए, दक्षिण की राजनीति की नींव सामाजिक न्याय, द्रविड़ आंदोलन और क्षेत्रीय स्वायत्तता जैसे मुद्दों पर रखी गई है। वहां की पार्टियां इसी भाषा में बात करती हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का कोर नैरेटिव क्या है? राष्ट्रीय हिंदुत्व, एक मजबूत केंद्र और एक राष्ट्र की बात। तो ये मेल नहीं खाता। बिल्कुल। तो ये जादू का न चलना नहीं है, बल्कि दो अलग अलग राजनीतिक भाषाओं का टकराव है, जिनका आपस में कोई तालमेल ही नहीं बैठता। इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकते हैं? जैसे तमिलनाडु या केरल में ये कैसे दिखता है जमीन पर? बिल्कुल। तमिलनाडु को देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी। प्रधानमंत्री ने दर्जनों रैलियां की, लेकिन नतीजा? एक भी सीट नहीं। एक भी सीट नहीं। वो आज भी वहां गठबंधन के भरोसे हैं, और जो मुख्य विपक्षी पार्टी है AIADMK, वो खुद जयललिता के बाद से बिखरी हुई है। अब केरल की बात करते हैं। केरल की राजनीति दशकों से दो ध्रुवों के बीच घूमती रही है। एक तरफ कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, हाँ, और दूसरी तरफ वाम दलों का LDF, यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। बीजेपी वहां तीसरा कोण बनाने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। तिरुवनंतपुरम के निकाय चुनाव में जीत और हाल ही में लोकसभा में एक सीट जो अभिनेता सुरेश गोपी ने जीती, उसे उन्हें एक उम्मीद तो मिली है। एक दरवाजा थोड़ा सा खुला है, कह सकते हैं। हाँ, एक दरवाजा थोड़ा सा खुला है। लेकिन विधानसभा चुनाव जीतना एक बिल्कुल अलग कहानी है। वो अभी भी उस दो ध्रुवीय राजनीति को तोड़ने से बहुत दूर है। तो अगर बीजेपी के लिए ये विस्तार की लड़ाई है, तो सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। इस चुनावी मैदान में उनका सबसे बड़ा राष्ट्रीय प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस, वो किस हाल में है? हमारे सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस के लिए ये साल बीजेपी से भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ऐसा क्यों है? उनके पास तो खोने के लिए वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं है। आपका कहना सही है,
और यही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी पहेली है। जिन 5 राज्यों में चुनाव हैं, उनमें से वो सिर्फ तमिलनाडु में डीएमके के साथ सत्ता में जूनियर पार्टनर है, बाकी कहीं नहीं। हाँ। तो कागज पर तो लगता है कि खोने को कुछ नहीं, लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता। अगर 2026 में भी वो इन राज्यों में कोई बड़ी जीत हासिल नहीं कर पाते, तो ये संदेश जाएगा कि पार्टी 2024 की थोड़ी सी वापसी के बाद फिर से ढलान पर है। अच्छा, मतलब 2029 पर इसका असर पड़ेगा। बहुत बड़ा झटका लगेगा उनकी उम्मीदों को। इसीलिए उनकी सारी उम्मीदें असल में सिर्फ 2 राज्यों पर टिकी हैं, केरल और असम। यहाँ पर एक बात मेरे दिमाग में अटक रही है। राष्ट्रीय स्तर पर ये सब इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं, लेकिन इन राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये कैसे काम करता है? खासकर केरला में, वहाँ तो मुख्य मुकाबला ही कांग्रेस और लेफ्ट के बीच है। और आपने कांग्रेस की सबसे बड़ी दुविधा पर उंगली रख दी है। ये इंडिया ब्लॉक का एक ऐसा विरोधाभास है जो जमीन पर कार्यकर्ताओं के लिए समझना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। आप दिल्ली में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और केरल की गलियों में एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाते हैं। ये रणनीति कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ती है और वोटरों में कंफ्यूजन पैदा करती है। और असम और बंगाल में भी तो यही हाल है। वही हाल है। वहां भी कांग्रेस और गठबंधन के दूसरे दल जैसे टीएमसी या लेफ्ट एक दूसरे की वोट काटेंगे। और केरल में कांग्रेस की अपनी आंतरिक चुनौतियां भी तो कम नहीं है। गुटबाजी की खबरें तो हमेशा आती रहती हैं। बिल्कुल। कांग्रेस की एक पुरानी कहावत है कि कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस ही काफी है। हाँ, ये तो सुना है। केरल में ये साफ दिखता है। पार्टी के अंदर कई पावर सेंटर हैं, कई गुट हैं। और हमारे स्रोत एक और दिलचस्प बात बताते हैं। प्रदेश के कई बड़े नेताओं को पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल को लेकर एक डर है। अच्छा, वो क्यों? वेणुगोपाल राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ताकतवर हैं और उनका गृह राज्य केरल है। स्थानीय नेताओं को लगता है कि अगर कांग्रेस जीती तो आला कमान मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें थोप सकता है। तो एक और खींचतान। हाँ, ये डर पार्टी के भीतर एक और खींचतान पैदा करता है। तो एक तरफ उन्हें एलडीएफ की मजबूत चुनावी मशीनरी से लड़ना है और दूसरी तरफ अपने ही घर को संभालना है। और बाकी 2 बड़े राज्यों बंगाल और तमिलनाडु में कांग्रेस की क्या स्थिति है? क्या वहां कोई उम्मीद है? देखिए, बंगाल में तो कांग्रेस राजनीतिक तौर पर लगभग हाशिए पर चली गई है। उनका वोट शेयर लगातार गिरा है और उनके विधायक भी टूटकर दूसरी पार्टियों में जाते रहे हैं। वहां टीएमसी से किसी भी तरह के गठबंधन की उम्मीद ना के बराबर है। और तमिलनाडु? और तमिलनाडु में, जैसा हमने पहले कहा, वो डीएमके के जूनियर पार्टनर हैं। जूनियर पार्टनर होने का मतलब है कि आप बड़े भाई की शर्तों पर चुनाव लड़ते हैं, सीटें भी उतनी ही मिलती हैं जितनी वो चाहें, और सरकार में भी आपकी भूमिका सीमित होती है। तो पार्टी का अपना संगठन कभी मजबूत नहीं हो पाता? कभी नहीं हो पाता। वो हमेशा एक बैसाखी पर टिकी रहती है। तो हमने बीजेपी के विस्तार की कोशिशों को देखा, कांग्रेस के संघर्ष को समझा, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ इन 2 राष्ट्रीय पार्टियों की तो है नहीं। ये तो उन क्षेत्रीय छत्रपों के गढ़ हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। चलिए उनकी बात करते हैं। वाम दलों के लिए 2026 को अस्तित्व की लड़ाई क्यों कहा जा रहा है? ये तो बहुत बड़ा शब्द है। ये बड़ा शब्द जरूर है, लेकिन इस मामले में बिल्कुल सटीक है। आप सोचिए, एक जमाना था जब लेफ्ट पार्टियां पश्चिम बंगाल में 34 साल तक और त्रिपुरा में दशकों तक अजेय मानी जाती थी। आज वो इन दोनों ही राज्यों में सत्ता से कोसों दूर हैं। अब उनके पास पूरे भारत में सिर्फ एक ही किला बचा है, केरल। केरल वाम दलों के लिए राजनीति का वो जुरासिक पार्क है जहां एक पुराना दौर अभी भी जिंदा है। अगर 2026 में ये किला भी ढह गया तो देश में उनकी एक भी राज्य सरकार नहीं बचेगी। मतलब राजनीतिक शक्ति के तौर पर अस्तित्व खत्म। हाँ, वो सिर्फ एक आंदोलन या एक विचारधारा बनकर रह जाएंगे, पर राजनीतिक शक्ति के तौर पर उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये उनके आखिरी सियासी दुर्ग को बचाने की लड़ाई है। और बंगाल के किले का क्या? ममता बनर्जी 15 साल से सत्ता में है। क्या उनकी दीवारों में कोई दरार दिख रही है? 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो होगा ही। एंटी इनकम्बेंसी तो है, और वो कई रूपों में दिख रही है। कहीं कहीं सरकार के खिलाफ थकान है, तो कहीं भ्रष्टाचार के आरोप, जैसे संदेश खाली का मामला। ये सब ममता के लिए चुनौतियां हैं, लेकिन उनकी असली अग्नि परीक्षा ये है कि वो एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रही हैं। एक तरफ बीजेपी है जो केंद्रीय एजेंसियों से लेकर अपने पूरे चुनावी तंत्र के साथ उन पर हमलावर हैं। दूसरी तरफ लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन है जो उनका पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक काटने की कोशिश करेगा। अच्छा, तो वो एक चक्रव्यूह में फंसी है। बिल्कुल, एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसी हैं जहां उन्हें हर तरफ से हो रहे हमलों से खुद को बचाना है। ये चुनाव सिर्फ सरकार बचाने का नहीं, बल्कि ये साबित करने का भी है कि बंगाल में दीदी ही एकमात्र ताकत हैं। और दक्षिण में तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के लिए क्या चुनौतियां हैं? ऊपरी तौर पर तो वो सबसे मजबूत स्थिति में लगते हैं, क्योंकि मुख्य विपक्षी एआईएडीएमके बुरी तरह बटे हुई है। बिल्कुल, कागज पर स्टालिन की स्थिति सबसे मजबूत है,
जयललिता के निधन के बाद से AIADMK में जो नेतृत्व का संकट शुरू हुआ वो आज तक खत्म नहीं हुआ। हाँ, पार्टी कई धड़ों में बटी है और इसका सीधा फायदा DMK को मिला है। लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ निश्चित नहीं होता। 5 साल सरकार चलाने के बाद थोड़ी बहुत सत्ता विरोधी लहर तो होती ही है, और यहां पर बीजेपी एक दिलचस्प खेल खेल रही है। क्या कर रही है बीजेपी? भले ही वो सीटें ना जीत पा रही हो, लेकिन वो राज्य में मुख्य विपक्षी की जगह लेने की कोशिश कर रही है। वो लगातार DMK सरकार पर हमले करती है, जिससे वो मीडिया में AIADMK से ज्यादा दिखती हैं। अच्छा। अगर बीजेपी बिखरे हुए AIADMK धड़ों को अपने साथ लाने में कामयाब हो जाती है, तो वो स्टालिन के लिए एक सिरदर्द जरूर बन सकती है। तो गढ़ भले ही मजबूत दिखे, उसे बचाने के लिए लगातार चौकन्ना रहना पड़ता है। वाह, तो कुल मिला के ये एक बेहद दिलचस्प तस्वीर बन रही है। चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। ऐसा लग रहा है कि 2026 का साल हर पार्टी के लिए एक अलग तरह की कसौटी लेकर आया है। बीजेपी के लिए ये अपने राष्ट्रीय प्रभुत्व को और फैलाने का इम्तिहान है। कांग्रेस के लिए ये वापसी की राह तलाशने की जद्दोजहद है। और वाम दलों और ममता बनर्जी जैसी क्षेत्रीय ताकतों के लिए ये अपने वजूद और अपनी पहचान को बचाने की लड़ाई है। तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि 2026 के नतीजे सिर्फ 5-6 मुख्यमंत्रियों का फैसला नहीं करेंगे। ये नतीजे तय करेंगे कि भारत की राजनीति का ऊँट अगले कुछ सालों के लिए किस करवट बैठेगा। अच्छा। क्या देश एकात्मकता की ओर बढ़ेगा, जहां एक राष्ट्रीय पार्टी का दबदबा हो, या फिर संघवाद और मजबूत होगा, जहां क्षेत्रीय पार्टियां दिल्ली की राजनीति में एक बड़ी भूमिका निभाएंगी? ये केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन का एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट है। बिल्कुल। ये साल दिखाएगा कि राष्ट्रीय लहर क्षेत्रीय दीवारों को तोड़ पाती है या ये दीवारें और भी ऊंची हो जाती हैं। और इन सभी चुनौतियों और समीकरणों को देखते हुए मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरूर। क्या 2026 के ये चुनावी नतीजे सिर्फ इन राज्यों का भविष्य तय करेंगे, या फिर ये 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए एक नई राजनीतिक बिसात बिछा देंगे? क्या यहाँ का विजेता राष्ट्रीय राजनीति का एजेंडा तय करेगा? इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।